हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द केटीजी। केटीजी इज व्हाट? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट प्रीवियस पार्ट तक हम लोगों ने सारी की सारी आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड गैस लॉस डिस्कस किए थे। आफ्टर दैट हमें पढ़ना है अब क्या? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। आइए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले 1 to 1 हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पोस्टुलेट्स कि एक्चुअली इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि यहाँ से नहीं, इससे पहले वाले सेशन से ही जहाँ आपने गैस लॉस डिस्कस किए थे शुरू हो गया था गैसियस स्टेट। तो सुनिए, पोस्टुलेट नंबर 1, gases are made up of many similar particles, that is atoms or molecules. They are so small in size that the actual volume of the molecule is around to be negligible. समझ रहे हैं क्या है इसका मतलब? आपने देखा कि गैस के पार्टिकल्स इतने फाइन, इतने स्मॉल होते हैं, लाइक द जैसे आप ब्रेड खाते हैं। बेसिक एग्जांपल देती हूँ, ब्रेड खाते हैं, क्या उसके फाइन पोर्स को आप काउंट कर सकते हैं कि हाउ मेनी पोर्स आर देयर इन द ब्रेड? आप काउंट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि गैसेस पार्टिकल्स इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं, इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि आप इजीली उनको पिक नहीं कर सकते उनके एक्चुअल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। सो हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट इज अबाउट द एक्चुअल वॉल्यूम इज अमाउंट टू बी नेग्लिजिबल। अब ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट समझ आया। सेकेंड पोस्टुलेट के अंदर क्या है? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहा है उन्होंने? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस के अंदर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, सॉरी, अंडर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस आप कहेंगे FOA, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। किसके अंदर बात चल रही है? ऑल अबाउट द गैसेस। ठीक है, there is no force of attraction between the molecules. 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? the collision of the particles with the walls of the container is the total pressure exerted by the gas. क्या मतलब है इसका? समझिए, मैंने एक कंटेनर में गैसियस पार्टिकल्स, इजीली गैस उसमें फिल है। अब वो पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो रैंडम है, आप उनको पकड़ तो नहीं सकते कि लाइक मैंने पकड़ लिया, आधे मॉलिक्यूल्स मैंने ऐसे पकड़ लिए, आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे पकड़ लिए। ये तो कहने वाली बात ही वेस्ट है। तो मैंने कहा ये मेरे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर, तो वो इजीली रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें चेंज करना चाहूँ, मुझे अगर इसके वॉल्यूम के अंदर चेंजेस चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसकी वॉल में ऐसा स्लिट लगाऊंगी, इतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करवाऊंगी कि ये सारे के सारे जो हैं वो क्या होंगे? एक कॉर्नर में इकट्ठे हो जाएंगे। ये लीजिए। तो आपने कहा क्या है? द कोलिजन जो होता है पार्टिकल्स का किससे? कंटेनर की वॉल्स के साथ, वो टोटल प्रेशर होता है दैट इज एक्सर्टेड बाय गैस। बात आ गई समझ में? ये जो मैंने कहना चाहा कि हम वॉल्यूम को ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं, बट कैसे? कि मैं उसको इतना पुश कर दूं कि कॉर्नर में बैठ जाएंगे। लाइक इन द बलून, आपने बलून में गैस फिल किया, जितना उसका वॉल्यूम था उस अकॉर्डिंग उसमें आ गया। आफ्टर फिर आप थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? उसको रिलीज करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी उसकी हवा निकालना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं उसका चेंजेस आने लग जाते हैं साइज में। इन द एंड आप देखते हैं छोटा सा वॉल्यूम भी आप बना लेते हैं। सो वही एग्जैक्टली सेम फेनोमेनन है यहाँ भी। तो ये क्या था? थर्ड पोस्टुलेट। After that come to the next postulate, that is postulate fourth. क्या है? The collision of the gas molecules are perfectly elastic. कैसे होते हैं? इनका collision कैसा होता है? Elastic होता है। जितना खींचोगे उतना ही वापस अपने जोन में जाएगा। मैंने इधर से खींचा, फिर घूम घाम के उधर से आ गया, मतलब they are totally free in zone. This means that the total energy of the molecules remains the same before and after a short range of collision. आप कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोलिजन से पहले भी एंड आफ्टर द कोलिजन ऑल्सो। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट पोस्टुलेट? एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स, और उसको हमने क्या कहा है? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ गई? पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेस के हैं, मैंने कहा डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, और उसी को आप रिलेट कर रहे हैं किससे? डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज के साथ, सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो दोज आर द व्हाट? पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब सुनिए कुछ नॉर्मल थ्योरी कंसेप्ट।
बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ये छोटा सा पार्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें, तो बहुत ही ध्यान से सुनो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत। The distribution of speed remains constant even or changing the individual speed of gases. आपने कहा यहाँ जो स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप गैसेस की स्पीड में चेंजेस कर लो तब भी। If the gases will have variable speed, they must also have variable kinetic energy. क्योंकि हमने अभी इनिशियल में ही कहा, इससे पहले वाले सेंटेंस में ही मैंने ये बात कही कि जैसे जैसे जितने डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी डिफरेंट स्पीड्स होंगी और उतनी ही ज़्यादा डिफरेंट उनकी क्या होंगी, काइनेटिक एनर्जीज। तो बात समझ में आई? चलिए, सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के? क्या कहा मैंने? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और किसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर? गैस। ये लीजिए, इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ? चलो अब आओ, अब इस रिलेशनशिप को हमने अभी तक जो थियोरेटिकली अप्रोच किया उसको अब हम मैथमेटिकली थोड़ा प्रूव करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि अगर मैं पर मोल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी काउंट कर रही हूं तो हमने क्या कहा, दैट इज 3/2 nRT। कोई दिक्कत नहीं है, हमने पढ़ा है इस चीज़ को प्रीवियस वाले में जब हमने लॉज डिफाइन किए थे। लेकिन अगर पर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो आप यूज करेंगे 3/2 kT। मोल के रिस्पेक्ट में nRT एंड इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल इट इज kT। बस इतना सा डिफरेंस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो k है वो k क्या है, दैट इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। व्हाट इट इज? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। इन द टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल आपको यूज करना है 3/2 nRT, बट इन द टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल यू हैव टू यूज 3/2 kT। क्लियर है? एंड हियर k इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। चलिए अब देखते हैं, अब ये जो बोल्ट्जमान थे इन्होंने अपना कांस्टेंट दिया, उसके ऊपर उन्होंने पूरा एक रिलेशनशिप दिया जिसका नाम है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपसे एक दूसरी टर्म में भी पूछा जा सकता है जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। इनमें से किसी भी दो टर्म में से पूछ ले, आपको पता है इन द एंड क्या पूछा जा रहा है, अबाउट द स्पीड। तो या तो पूछ लिया जाए मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। होल ओवर आपको चीजें किसके ऊपर रिलेट करनी है, स्पीड ऑफ गैस, जिसको आप किससे रिलेट कर रहे हैं, बार बार काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, तो चलो, अ प्लॉट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस वर्सेस द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। किस किस के बीच में इन्होंने प्लॉट किया है? एक तो मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन, यानी कि जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स लिए उनके फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। साथ साथ किससे रिलेट करना है, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, स्पीड। तो हम किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, स्पीड के अगेंस्ट। तो देखो आ जाओ यहाँ पर इसको देखते हैं। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट कर लेती हूँ और स्पीड के अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए, तो यहाँ इस ग्राफ में मेरे को 3 तरीके की स्पीड्स देखने को मिल रही हैं। सुनना बड़े ध्यान से, ये तीनों स्पीड काम की हैं। क्या कहा मैंने? 3 स्पीड मेरे को देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, सेकंड इज एवरेज स्पीड एंड थर्ड इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या मतलब है इनका? सुनो, वीपी, नेक्स्ट इज वी एवरेज, दैट इज न्यू एवरेज, एंड थर्ड इज न्यू आरएमएस। यही है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, अब मुझे एक बात बताइए, किसी भी क्लास में क्या सारे बच्चे टॉपर्स होते हैं? नहीं होते, ना ही सारे फेलियर्स होते हैं। यानी कि कुछ बच्चे वहां पर ऐसे भी होते हैं जो एक रेशो के होते हैं। लाइकवाइज आई सेड कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो सारों के 100 नहीं आने और सभी के ना 90 आने हैं। कुछ बच्चे उस रेशो के हैं जिनके रेशो है 40 से 70 के बीच में या 40 to 60 के बीच में, यानी उसको हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या फिर मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। इन द टर्म्स ऑफ रिजल्ट हम बच्चों के एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैंने कहा इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट।
लेकिन यहाँ जब मैं स्पीड से रिलेट कर रही हूँ तो वो स्पीड जो मैक्सिमम टाइम हमें रिपीटेशन में देखने को मिलती है उसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको आप डिनोट करते हैं किससे? न्यू पी से। आ गई बात समझ में ये? चलो, एक स्पीड तो ये थी। सेकेंड स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो आप समझ ही गए होंगे। हम क्या करते हैं? ऑन एंड ऑन फेलियर, स्टॉपर्स एंड इन बिटवीन रेशो, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। कैसे डिनोट करेंगे? न्यू एवरेज। एक लास्ट है, दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज न्यू RMS। मैंने कहा ना सारे टॉपर ना सारे फेलियर, कुछ एवरेज, लेकिन वो जो टॉपर्स हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? ऑन द एंड पोजीशन, हमेशा नेक्स्ट लेवल के लिए। सो दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आगे बात समझ में? तो ये देख लीजिए, यहां मैंने इनका इंडिविजुअली डिनोशन किया है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड दिस, देन एवरेज and then RMS। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलूं। अब देखो, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स भी हम साथ साथ देख लेते हैं। क्या है? द परसेंटेज ऑफ अ मॉलिक्यूल विद अ वेरी हाई और वेरी लो स्पीड इज एक्सट्रीमली स्मॉल। मैंने अभी कहा था, ना तो हम एकदम हाईएस्ट वालों की बात करेंगे ना ही एकदम लोएस्ट वालों की बात करेंगे। सो हमने कहा ऑन एन एवरेज, अगर परसेंटेज की मैं बात करूं इन द टर्म्स ऑफ स्पीड, तो वो क्या होगी? बहुत कम। देन मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल possess स्पीड इन द मिडल विच इज नोन एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैंने रेशियो बताया आपको 40 to 70 वाले स्टूडेंट्स। Then the total area covered by the graph gives the total number of molecules in the sample। हमने ये ग्राफ जो अभी चेक किया, जिसमें आप देख रहे थे तीनों की तीनों स्पीड्स, तो मैं इसको कह सकती हूँ ऑन एंड ऑन टोटल। इस टोटल नंबर को आप क्या कह रहे हैं? होल ओवर सैंपल के लिए बात हुई है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि देयर आर नो टू मोर स्पीड्स फॉर द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड द एवरेज स्पीड। मेजरली हमें कौन सी काम आने वाली है? न्यू RMS एंड न्यू एवरेज। ठीक है, सो देयर आर टू मोर स्पीड्स, किसके अलावा? न्यू P के अलावा। ये तो है ही मोस्ट प्रोबेबल जो 40-70 रेशियोज दे रही है, लेकिन इसके अलावा दो स्पीड्स और हैं, जो कौन कौन सी हैं? रूट मीन स्क्वायर एंड द एवरेज स्पीड। वो भी हमने अभी डिस्कस कर ली और समझ ली। चलो, तो चलिए एक बार अब मैथमेटिकली भी इस चीज़ को चेक कर लेते हैं। अगर मैथमेटिकली टर्म्स में तीनों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? अगर सबसे पहले पूछा जाता है म्यू RMS के फॉर्म में, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है, तो हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? अंडर रूट 3RT/m। ठीक, इन द फॉर्म ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैसे डिनोट करते हैं हम? म्यू MP। तो आप इसको डिनोट करेंगे, फॉर्मुलेशन हो जाएगा अंडर रूट 2RT/m। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है दोनों में, RMS और MP के अंदर। दिस इज रूट 3RT/m एंड इन द केस ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इट इज अंडर रूट 2RT/m। अब जो चेंज है वो कहाँ है? न्यू एवरेज के फॉर्म में। एवरेज में क्या होता है? दिस इज अंडर रूट 8RT/m। डिफरेंस समझ में आ गया? अंडर रूट 8RT/m। तो हमें मैथमेटिकली भी तीनों फॉर्मुलेशंस याद रखनी है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, इसके साथ साथ जो एक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो हमेशा किलोग्राम्स के फॉर्म में लिए जाएंगे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ में कंफ्यूज होना भी मत और गलती मत करना कि मॉलिक्यूलर मासेस हमेशा आपको किलोग्राम्स में लेने हैं। समझ में आ गया? RMS में पूछ ले, MP में पूछ ले, एवरेज में पूछ ले, किसी में भी पूछ ले। अब आपको फॉर्मुलेशंस पता है, रूट 3RT/m, रूट 2RT/m एंड अंडर रूट 8RT/m। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द गैस एट फिक्स टेम्परेचर। अब इनका रेशियोज भी याद रखना है, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमें सॉल्व करके देखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं नॉर्मली बता दे रही हूँ, सीधा पूछा जाता है। म्यू मोस्ट प्रोबेबल इज टू म्यू एवरेज इज टू म्यू RMS। हमने फॉर्मूला भी देखा, 3RT/m, 2RT/m, 8RT/m।
रेशो हमने निकाल लिया 1:1.12:1.12. So this is very important. Examiner's prior level of question is this ratio. ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और पॉइंट है जो हमें पढ़ना है, वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. अब मुझे एक बात बताओ, फैक्टर पे तो अपन चले जाएंगे लेकिन पहले टर्म समझ लेते हैं. कंप्रेसिबिलिटी मतलब हमें किसी भी चीज़ को कंप्रेस करना है और उसकी स्टेट चेंज करनी है. यानी अगर मैं कहूँ तो ये इन द फॉर्म क्या कहलाएगा? एक आइडियल बिहेवियर को ये फॉलो करता है. ठीक, तो देखते हैं. द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. एक तो होता है रियल बिहेवियर, एक होता है आइडियल बिहेवियर. अब रियल तो ये रहा नहीं क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इमेजिनेशंस में जाएंगे. तो इसको क्या कहा जाता है? इट इज एन डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. सो इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल Z से. और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Z इक्वल्स टू वी रियल अपॉन न्यू आइडियल. अब देखो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं. देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हेन द प्रेशर इज एक्सीडिंगली लो. इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, यही क्वेश्चन है जो मैंने यहां हाईलाइट किया है. ये स्ट्रेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स प्रियर लेवल. क्या पूछा जाएगा? जब जब प्रेशर आपका बहुत लो है तो आप कहेंगे क्या है? यहां पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और यहां कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. व्हाट आई सेड? सी, मैंने कहा प्रेशर बहुत लो है. ठीक है, प्रेशर बहुत लो है, दैट मीन्स नो कॉन्टैक्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो हैंस आपने कहा Z की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? नियरली 1. फर्स्ट पॉइंट समझ आया. सेकंड देखते हैं. When the pressure is low or moderate, that is not too much low, I can say normal low level है या फिर moderate है, तो आप कहेंगे there is some attractive forces take over and compressing a real gas to a larger volume. वो वहाँ पर क्या करेंगी? प्रेशर की वजह से थोड़ा सा उसके वॉल्यूम में चेंजेस आएंगे, और उस केस में आप कह रहे हैं Z की वैल्यू लेस देन 1 होगी. When the pressure is low और मॉडरेट. ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन पॉइंट है ये. प्लीज लर्न देम वेल और राइट डाउन इन नोटबुक्स लाइक अ बॉक्स, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाएगा स्ट्रेट. जब वेरी लो है Z की वैल्यू 1. ठीक है, जब लो और मॉडरेट है Z इज लेस देन 1. ठीक है, नेक्स्ट. लेकिन जब हाई होगा तो क्या होगा? व्हेन द प्रेशर इज हाई, वहां क्या होंगे? रिपल्शंस होंगे, और उसकी वजह से हमें रियल गैस को कंप्रेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और उस केस में आप कहेंगे Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ आप उसको कंप्रेस कर ही नहीं पा रहे हैं. वो बहुत मुश्किल हो रहा है कंप्रेस करना जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस ओवर देयर. तो आपने कहा यहाँ Z की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी. क्लियर है? ये क्या था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. खत्म. अब आइडियल गैस के लिए भी सुन लो इसको. आइडियल गैस के लिए अप्लाई करोगे तो ये बात रट लो, दिमाग में बिल्कुल ठान लो. क्वेश्चन में, लैंग्वेज में कैसे भी तुम्हें घुमा के दे दे, तुमको कहीं नहीं घूमना है. क्वेश्चन में वो तुमसे बार बार कहे आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 4 होगी, 5 होगी, 3 होगी, 2 होगी, तुम्हें मतलब नहीं है. यू आर द टॉपर ऑफ योर क्लास, तो टॉपर का नंबर 1. तो बस याद रखना है हमेशा Z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 रहेगी. इसके अलावा कोई भी वहां पर दिमाग लगाना ही नहीं है. ना थ्योरी सोचनी, ना प्रैक्टिकल सोचना, बस सोचना है मैम ने कहा था, तो बस वो बात सही है. आइडियल गैस के लिए Z, और मैं टॉपर, यहाँ मैं Z हूँ, वैल्यू होगी 1. और रियल गैस के लिए फॉर्मूला रख दो आइडियल गैस में, Z इज इक्वल्स टू PV/nRT. तो दोनों फॉर्मेशंस निकाल सकते हो. चलो अब वेरिएशन देख लेते हैं Z की प्रेशर और टेम्परेचर के साथ साथ. Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, भूलना नहीं है. चलो, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन कर्व फॉर एन आइडियल गैस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z विद प्रेशर. देखते हैं अभी. However, at low pressure for real gases the value of Z is less than 1. अभी हमने देखा. और हायर हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी. तो हम आपसे कहेंगे कीप ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ाते जाओ. इसने बोला इसके टर्म में स्ट्रेट लाइन कर्व आता है. ठीक है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में. चलो, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द ग्राफ टेंड्स मोर टुवर्ड्स Z इक्वल्स टू 1, मतलब आइडियल गैस.
देखो 4 बार लिख के आ गया ये, तो समझ लो इसकी कितनी अहमियत है। ये सोच लेना कि इस वाले पार्ट में से सीधा क्वेश्चन ये है और एक वो रेशो वाला है। चलो अब ये ग्राफ देखो किस किस का है, प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P फॉर रियल गैस एंड आइडियल गैस। हमने रियल गैस और आइडियल गैस दोनों के रिस्पेक्ट में एक साथ बना डाला। तो तुम मुझे ये बताओ, यहाँ हमने अभी कहा कि जब मैं इस प्लॉट को बनाऊंगी तो H2 और हीलियम, ये दोनों ऐसी गैस हैं कि इनको आप कितना भी कोशिश कर लो कंप्रेस कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा दे गिव अ स्ट्रेट लाइन कर्व, वाइल इन द केस ऑफ रेस्ट ऑफ द गैसेस आप देख रहे हैं स्लोप कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड से फिर अपवर्ड जा रहा है। फर्स्टली दे ट्राई टू कंप्रेस और वो कंप्रेस हो भी रही हैं, फिर वो एक्सीड कर रही हैं, ठीक है। सो H2 एंड हीलियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। चलें अब रियल गैस और आइडियल गैस का कर्व पूछ लिया जाए तो ये लीजिए, सिंपल प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में है, तुम्हें पता होना चाहिए, बना लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। चलो, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द रियल फॉलो आइडियल बिहेवियर ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, द मेन पॉइंट टू बी नोटिस दैट ऑन इंक्रीजिंग एंड फर्दर इंक्रीजिंग ऑन द टेम्परेचर अ रियल गैस विल नॉट कन्वर्ट टू एन आइडियल गैस। कितना ही टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, उसने एक ही बात कही है कि भाई रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो तुम्हें इतनी क्या पड़ी है ना उसको कन्वर्ट करने की, नहीं होगी तो नहीं होगी, खत्म बात। आओ, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर एट विच अ गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर। ये रहा इंपॉर्टेंट, यही आएगा एग्जाम में। द टेम्परेचर एट विच गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है, बॉयल्स टेम्परेचर, पढ़ा था ना बस। चलो अब एक इक्वेशन और पढ़ लो, वंडरवॉल इक्वेशन। वंडरवॉल फोर्सेस तो पढ़ी थी, अब इक्वेशन भी पढ़ लेते हैं, बस डायरेक्ट इक्वेशन है, कोई टेंशन नहीं है। आफ्टर करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम टर्म द आइडियल गैस इक्वेशन, हमने आइडियल गैस इक्वेशन को ही थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है, मॉडिफाई करके। क्या है, P प्लस AN² अपॉन V² प्लस V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। ये पूरी इक्वेशन है तुम्हारी किसके टर्म में, वंडरवॉल के टर्म में। तो देखो यहाँ here A and B are van der Waal constant. A is the attractive force between the gases. As the attractive force between the molecule increases, value of A increases. Simple बातें हैं। जबकि B क्या है, वॉल्यूम है occupied by the molecule। देख लो, कोई ज़्यादा इस पर फालतू हमें ज्ञान नहीं लगाना है, सिर्फ देख लो। एज सच इसके ऊपर कोई क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, बट फिर भी पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर किसी भी दिमाग के हो सकते हैं, उनका मन करे नहीं इस बार तो मैं यहीं से दूंगा। तो क्या है, याद कर लें, P प्लस AN² अपन V² प्लस V माइनस NB इज इक्वल्स टू nRT। चलो, द वंडरवॉल कांस्टेंट A इज ऑलवेज ग्रेटर देन B फॉर अ गिवन गैस, ये याद रखना बस। द हायर द वैल्यू ऑफ A द मोर इजीली लिक्विफिकेशन कैन अकर। सो अब देखना है हमें नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम करेक्शन। हमें सारी की सारी चीजें अब हम वंडरवॉल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में ही बात करते आ रहे हैं, कांस्टेंट्स के बाद अब हमें देखना है वॉल्यूम करेक्शन का केस। तो वॉल्यूम करेक्शन के केस में सुनिए, एज इट इज डिस्कस्ड अर्लियर द कॉज ऑफ वॉल्यूम करेक्शन इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर साइज। हम वॉल्यूम करेक्शन में किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर साइज की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक चैम्बर लिया, कंटेनर है, मैंने उसमें बकेट में 2 बकेट्स हैं मेरे पास, एक में कुछ लिक्विड है हाफ के अराउंड और कुछ में जस्ट 1/4 अमाउंट है। अगर मैं उसको प्रेशराइज कर रही हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। सो वही चीज़ यहाँ बात हुई है कि इन द एंड वॉल्यूम करेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर साइज पर। तो देखिए यहाँ आप कह सकते हैं, अब यहाँ उस लिक्विड की जगह हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, गैस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि होल ओवर रिलेशनशिप हमारा कहाँ से चलता आ रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन से, और हम गैसेस स्टेट के अंदर इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि होल ओवर कंटेनर से आप रिलेट करेंगे और होल ओवर मॉलिक्यूल से, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकती हूं Vg इज इक्वल्स टू V माइनस बी। ये लीजिए, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में और कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में आपने लिख लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ जो B है, अभी हमने जो लिखा कि Vg इज इक्वल्स टू V माइनस बी, यही हमने रिलेट किया। तो ये जो B है आपका, दिस इज योर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम।
क्या है ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और n तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स हैं। और यही भी जो है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसको आप वैन डर वाल कांस्टेंट भी ले रहे हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट। आई बात समझ में? और इसकी यूनिट क्या होगी? लीटर पर मोल। यूनिट इज लीटर पर मोल। तो इन द एंड मैं नंबर ऑफ मोल से इसको अगर रिलेट करके लिखती हूँ तो हम लिख सकते हैं Vg इज इक्वल्स टू V माइनस NB। अब ये लो प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख लीजिए, और हाई प्रेशर मैंने इसको क्या किया? प्रेशराइज किया। जब प्रेशर कम लगा रही थी तो गैस पूरी एक्सपेंडेड थी उस कंटेनर में, और जैसे ही मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया, वो गैस साइड से इकट्ठी हो गई है एक एरिया में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इफ वी फाइंड टोटल वॉल्यूम, अब हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स। तो इसको अगर फॉर्मुलेट करें तो Vg हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मल्टीप्लाई किससे करना है? वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल से। और वॉल्यूम के लिए रिलेशन में हम क्या लिखते हैं? वैल्यू 4/3 πr³। यही लिखी हुई है। चलो, लिखी तो हुई है। क्या है? Vg इज इक्वल्स टू, गैस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं इसलिए, n इंटू 4/3 πr³। अब ये जो इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट है और फ्रीली मूव कर सकती है, लेकिन ये रियल गैस के केस में नहीं एप्लीकेबल होगी। अभी आप आइडियली बात कर रहे हैं तो यहाँ मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, बट इन द केस ऑफ रियल गैस ये एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फेनोमेनन पाया जाता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलाउ नहीं करता है इंडिपेंडेंट मोशन के लिए। किसको? मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, सो अगर दो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, बात समझना, इफ टू मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्टिंग देन वॉल्यूम करेक्शन बिकम्स, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम B इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लेना है, क्या था? 4/3 πr³। ये ले लिया। अब 2 के लिए बात हो रही है तो मैं 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो होल ओवर रिजल्टेंट यहां पर मेरा B जो कांस्टेंट था वो क्या आ गया? 8/3 n πr³। क्लियर है? चलो, सो अब n नंबर ऑफ मोल्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो NB रिप्रेजेंट कर देंगे सीधा सीधा, और ये हो गया फॉर्मुलेशन NB इज इक्वल्स टू 4n इंटू वॉल्यूम। अब वो सिंगल के रिस्पेक्ट में बात हो या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, सो वॉल्यूम इज सिंपली सेड एज V माइनस NB। ये लीजिए, ये आ गया हमारा रिलेशन V माइनस NB, और ये सिग्निफिकेंट है B का। ठीक है, और यहां आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मॉलिक्यूल के साइज के। This B is directly proportional to the size of the molecule of gas. बात समझ में आई? अब वॉल्यूम करेक्शन हमने चेक किया, इसी अकॉर्डिंग हमें प्रेशर करेक्शन भी चेक करना है। तो चलिए अब प्रेशर करेक्शन की बात कर लेते हैं। In the case of pressure, where there is an ideal gas, these gas molecules strike on the walls of the container and perform elastic collisions. ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आइडियल गैस के बिहेवियर में हम ये चीज़ देखते हैं कि ये कैसा कोलिजन शो करते हैं? इलास्टिक कोलिजन शो करते हैं कि यहाँ से आया, उस वॉल पे स्ट्राइक किया, सामने वाली वॉल पे स्ट्राइक किया। होल ओवर कंटेनर में हम बात कर रहे हैं तो दैट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल्स। अब जिसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो स्ट्राइकिंग फैक्टर है वो किसकी वजह से है? प्रेशर की वजह से है। तो आप कह रहे हैं ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है कहाँ पर? ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वो होल ओवर किसकी वजह से है? अभी तक पढ़ रहे थे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का केस, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का केस हम पढ़ रहे थे रियल गैसेस में। आइडियल गैसेस में देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बस यही बात है जो बार बार बोल रही हूं और तुम्हें याद रखनी है। कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट मत डालाना कि हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस आ जाए या रियल गैस आ जाए, हमें तो सिर्फ FOA पर टिक लगाना है। FOA हमेशा सही नहीं होगा, सिर्फ कहाँ पर अप्लीकेबल होगा? आइडियल गैसेस के केस में, रियल गैसेस के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए
अब रियल गैसेस में एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर पहली चीज़ तो कोई मॉलिकुलर कोलिजन्स नहीं होते और ना ही कोई वॉल कोलिजन्स होते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द साइज फैक्टर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोलिजन्स अलाउड ही नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से, ठीक है, कोलिजन्स अलाउड नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, साइज भी ग्रेटर है, तो होल ओवर रिजल्टेंट क्या होगा, आप कहेंगे कि यहाँ आपको दिखेगा प्रेशर में डिक्रीज, रिडक्शन शो होगा आपको प्रेशर के अंदर, और यही फैक्टर कहला रहा है प्रेशर करेक्शन। आओ देखो, अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर मैंने दो आपको डायग्रामेटिकली शो किए हैं। अब आप देखो, जब मैं लो प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ तो इन मॉलिक्यूल्स को देखो, वॉल से इस भाई साहब को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और सेम आप इस केस में देखो, जब हाई प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो ये स्ट्राइक किए जा रहे हैं मैक्सिमम टाइम्स, सी एज द प्रेशर इज इंक्रीज। लेकिन हमने देखा कि यहाँ हमें स्ट्राइकिंग भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइज फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है। तो साइज फैक्टर की डोमिनेंसी को देखते हुए आपने कहा कि लो प्रेशर कंडीशन हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है। बात समझ में आई? चलो, सो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज सम ऑफ प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मैं होल ओवर कह सकती हूँ कि होल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू P टोटल प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर, ये कह सकते हैं आप। और अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए आपसे तो भी बात सिमिलर ही रहेगी। A टाइप की बात कर लो या B टाइप की बात कर लो, होल ओवर इज सेम, दैट इज N/V। अब यहाँ कंसंट्रेशन को भी रिलेट करना है हमें। अब कंसंट्रेशन हमें पता है, हम बेसिकली मोलैरिटी से रिलेट करते आए हैं। कंसंट्रेशन को किससे रिलेट करते आए हो? मोलैरिटी से। पढ़ा है हमने मोलैरिटी, और मोलैरिटी का मतलब ही क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही पढ़ा था। तो इस रिस्पेक्ट में अगर मैं प्रेशर को रिलेट करूं तो हम ये लिख सकते हैं रिजल्टेंट दैट द प्रेशर इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ A एंड टू द मोल ऑफ B, क्योंकि हमें मोलैरिटी यही बताता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसको मैं एलैबोरेट करके लिखूं इन द फॉर्मुलेशन A के लिए और B के लिए, तो आप कहेंगे N/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये लीजिए। और अब जब दोनों को मैंने यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज इक्वल्स टू A। और ये क्या हुआ? N/V हमने 2 के बाद की थी तो मल्टीप्लाई हो गया N²/V²। A इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आइए, जिसको आप कह रहे हैं वैन डर वाल कांस्टेंट। तो इस अकॉर्डिंग हमें पता चला दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस pressure of a gas is equals to total pressure plus internal pressure। और इसको अगर हमने फॉर्मुलेटिव वे में लिखा तो P प्लस AN स्क्वायर प्लस, सॉरी नॉट प्लस, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। A हमारा कांस्टेंट है, N इज नंबर ऑफ मोल्स एंड V इज द वॉल्यूम। अब अगर इस A के सिग्निफिकेंस की भी बात कर लें एक बार, प्रेशर करेक्शन के रिस्पेक्ट में इस A की सिग्निफिकेंट की बात कर लेंगे तो आप कहेंगे ये जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है FOA के, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलर मास के भी। हमें यहां से 2 यूनिट टर्म पता चली उस रिलेशन से कि A एक तो FOA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दूसरा मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं A को इंक्रीज करूंगी, मैंने कहा मैं यहां पर A इंक्रीज करती जाती हूं, तो आप कहेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच का IMF भी बढ़ेगा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लीजिए, और हमें पता है कि जब IMF बढ़ता है तो वो कॉज किसका है? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जिसको आप कहते आए हैं, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। क्लियर है बात? चलो, सो एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि स्मॉल साइज एटम जो है गैस मॉलिक्यूल्स के, उनमें जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सो प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट इक्वल होगा 0 के। हमें पता है लार्ज मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में बात हुई है, सो द प्रेशर इज लो, बट इन द केस ऑफ स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल्स दैट द रिजल्टेंट प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0।
क्लियर? चलो अब मैं इसको सब्सटीट्यूट भी कर देती हूँ आइडियल गैस वाली जो तुम्हारी चलती आ रही है, पी वी इज इक्वल्स टू NRT, जो हमारा फॉर्मूला आया रख दो। तो क्या आया, P माइनस AN² अपॉन V² अभी हमने निकाला, और V माइनस NB दैट इज होल ओवर इक्वल्स टू NRT। तो समझ में आ गया प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन से हमने होल ओवर रिलेशनशिप कैसे निकाला था। ठीक है, चलो अब वंडरवॉल की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज 1, पढ़ लिया ना। और इक्वेशन क्या होगी, PV इज इक्वल्स टू RT। और लो टेम्परेचर प्रेशर्स पे हमने अभी देखी Z इज लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या होगा, Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस A बाय VRT। अब हमने इनको आइडियल गैस के फॉर्म में भी लिख लिया है, ये लो Z इज इक्वल्स टू 1 माइनस A बाय VRT। एक और रह गई हाई प्रेशर, रिपल्शन डोमिनेंट होगा, तो इक्वेशन क्या होगी, Z इज इक्वल्स टू 1 प्लस PP बाय RT। जो पूरी इक्वेशन थी उसमें से हमने तीनों को सेपरेट कर लिया। चलो अब लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस देख लो, एक छोटा सा पार्ट है ये भी 5 मिनट का। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्या कहा है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जब इंक्रीज होंगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे, ये तो कॉमन सी बात है। सो एट स्टेज रीचेज व्हेन गैस चेंजेस टू अ लिक्विड, आपने देखा है इवेपोरेशन का प्रोसेस, सो दिस इज लिक्विफिकेशन। आप देखेंगे आपने कहा इवेपोरेशन में तो पानी भाप बनता है, यहाँ क्या हो रहा है, गैसेस मॉलिक्यूल्स टर्न्स इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब इसकी 3 टर्म में पढ़ना है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात हो तो ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, डिनोट किया जाएगा TC से, और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, TC इज इक्वल्स टू 8A अपॉन 27 RV। यस, डायरेक्ट याद करना है, इसमें कोई अपने को फालतू दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट याद कर लो, सिंपल है, पूछा जाता है कभी कभी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर की बात करेंगे तो हमने कहा द प्रेशर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PC से, और ये कितना होता है, PC इज इक्वल्स टू A अपॉन 27B²। ठीक, लास्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम, मीन्स वो वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होता है उसको कहा जाता है क्या, क्रिटिकल वॉल्यूम। VC से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना होता है, VC इक्वल्स टू 3B। ठीक, अब नोट की पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट्स द वैल्यू ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज कांस्टेंट। क्रिटिकल पॉइंट्स पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो वैल्यू कितनी होती है, 0.375। अब आप लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को 2 वेज में और अचीव कर सकते हैं, कौन कौन सा, या तो आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर दीजिए। क्या कहा मैंने, या तो प्रेशर इंक्रीज या फिर टेम्परेचर डिक्रीज, इसको कहा जाएगा डोमिनेंट फैक्टर। और यहां पर अंडर प्रेशर और टेम्परेचर में से अगर पिक किया जाए तो डोमिनेंट कौन है, टेम्परेचर। ठीक, चलो पार्शियल प्रेशर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर को कैसे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। इफ देयर आर 3 गैसेस, तो आपने P1 P2 P3 हम पढ़ ही चुके हैं प्रीवियस सेशन में। देन द रिलेशन बिटवीन आइडियल गैस इक्वेशन एंड प्रेशर कैसे लिखा जाएगा, हम वही सेम, B इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। फिर आपने इनको भी और इलांगेट करके लिखा था, क्लियर, N1 RT अपॉन N1 के टर्म में, N2 के टर्म में। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज फास्टर व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर लाइटर एंड स्लोअर व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर हेवियर। मैथमेटिकली पार्शियल प्रेशर की रेट को आप कैसे लिखेंगे, रेट इज प्रोपोर्शनल टू P बाय √m, m हमारा मोलर मास है। चलो, तो collision of the particles with the walls of the container is the total pressure exerted by gas and the collision of the gas molecules are perfectly elastic. कोई दिक्कत है ही नहीं। This means that the total energy of the molecules remains the same before and after a short range of temperature. तो यहाँ तक बात आ गई समझ में। बहुत छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस थे जो पूछे जा सकते हैं। एक तो रेशो वाला, दूसरा हमारा कौन सा था, हमने जो डायरेक्ट वैल्यूज पिक की थी। ठीक है, तो कुछ चीज़ें रिलेट करनी आनी चाहिए। छोटा सा सेशन था, 15 मिनट में तुम रिवाइज भी कर लोगे। फ्लो चार्ट बना के मिलोगे मुझे नेक्स्ट सेशन से पहले, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं सोच के आओ, बताया जाएगा। सो बी वेल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।